देशों की आबादी मिलाकर 800 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनमें करीब 450 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन ऐसी है जो हेल्थ फैसिलिटीज के दायरे से बाहर है, यानी कि गंभीर बीमारी होने पर उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। और यही वजह है कि कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। अमित, बिल्कुल ज्योत्सना, लेकिन अच्छी बात क्या है कि भारत को मिलाकर 42 देशों में हालात सुधरे हैं और अपने देश में चाहे बच्चों का वैक्सीनेशन हो या फिर टीबी का इलाज हो, सब में बेहतरीन सुधार हुआ है। अमित, बात तो आपकी सही है, लेकिन आईसीएमआर की एक लेटेस्ट रिपोर्ट को पढ़कर मैं थोड़ा परेशान हो गई हूं, जिसके मुताबिक भारत में 18 से 54 साल की उम्र के तकरीबन 30% यानी कि 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी में कभी भी अपना बीपी तक चेक नहीं कराया, जबकि आज की तारीख में हाई बीपी की परेशानी साइलेंट किलर बन चुकी है। बिल्कुल, और दुनिया में अगर बात की जाए हाई बीपी के बारे में तो 128 करोड़ से ज्यादा इसके मरीज हैं और भारत में भी आंकड़ा 20 करोड़ के करीब है। और जैसा कि आईसीएमआर की रिपोर्ट ने बताया है कि अगर वो 30% लोग भी अपना बीपी चेक कराएंगे तो शायद हाइपरटेंशन के मरीजों में और इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल, हाइपरटेंशन बड़ी परेशानी भी है। रेगुलर चेकअप तो जरूरी है ही, क्योंकि इस बीमारी को हल्के में लेने की गलती खतरनाक साबित हो सकती है। बड़ा हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट, ब्रेन और आंखों को अफेक्ट करता है। लंबे वक्त में किडनी फेलियर की वजह भी ये बन सकता है। बिल्कुल ज्योत्सना, अब तो वैसे भी भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और इस मौसम में पानी की कमी से ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। आपका जो ब्लड प्रेशर है लो और हाई दोनों हो सकते हैं। और नवरात्र भी तो चल रहे हैं, जिसमें व्रत के दौरान भी बीपी गड़बड़ाता है। दिन भर भूखे प्यासे रहने पर लो होने का खतरा और प्रोसेस्ड फूड तला भुना खाने से बीपी हाई होने का डर भी सताता है। लेकिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें और योग आयुर्वेद को जीवन का हिस्सा बनाएं तो ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कौन सी वो बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है और क्या है यौगिक आयुर्वेदिक उपाय जो बीपी कंट्रोल करने में फायदेमंद है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम आपको ज्योत्सना जी, अमित जी। जो योग करेंगे और यजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, लोगों का भजन पर ध्यान कम, भोजन पर ज्यादा है। राशन पर ध्यान ज्यादा है, आसन पर ज्यादा है। और लोग जो है वो स्वामी जी कहावत भी है ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, उसी को लोगों ने सीरियसली ले लिया है। तो ओम दुर्गायै नमः, ओम भगवत्यै नमः स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा, ओम सर्वेषां आरोग्याय स्वाहा। तो देखो, एक तो हवन करें और एक ये श्वासों का हवन। अंत में तो हम प्राणायाम बताते ही हैं। ऐसे प्राण अपान की आहुति, श्वास प्रश्वास ही हमारी आहुतियां। पुरुषो वाव यज्ञ, ये जीवन एक यज्ञ है हमारा। ये सृष्टि भगवान का यज्ञ है। भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ही कर लें। मात्र अनुलोम विलोम भ्रामरी ओम उद्गीत और शीतली शीतकारी कर लें। शीतली शीतकारी कर, ये पॉइंट दबा ले अंगुलियों के टॉप पर और 2 मिनट ऐसे जोर से ताली बजा ले, ऐसे ऐसे ऐसे। और एक बार ठहाका लगा करके हंस ले, प्रसन्न रह ले। चलो, किसी किसी को दांत फाड़ के हंसने में थोड़ा संकोच महसूस होता है, तो भाई मुस्कुरा तो सकते ही है। मात्र हम मुस्कुराए। और एक अंतिम बात कह करके फिर मैं योग के आगे शुरुआत करता हूँ। योग के सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायामों के साथ, व्यायाम के साथ, आसनों के साथ पूरे बीपी के उपचार की एक शब्द है सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। गीता की भाषा में आत्म संयम योग, मॉडर्न मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन तक की पूरी यात्रा है। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लेंगे तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। लौकी का जूस ही पी लेंगे, आंवले का जूस ही पी लेंगे,
पोस्त दाना रात को भिगो करके, पोस्त दाना और हाँ बादाम अखरोट रात को भिगो करके और सुबह पहले, उससे भी बीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा। लौकी पेठे के जूस से भी बीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा। और जिनका पित्त से बीपी बढ़ा हुआ है, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, इसी से बीपी नॉर्मल हो जाएगा। पित्त बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, वो भी लौकी से और जो है लहसुन से। अर्जुन की चाल, दालचीनी, सर्दियों में तो गरम काढ़ा और अब गर्मियों में उसका उबाल करके, उसका ठंडा करके उसका पानी पी ले, उसी से बीपी नॉर्मल हो जाएगा। बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, गुस्सा बढ़ने से। तो सबके भीतर अपना ही स्वरूप, आत्म स्वरूप देखे। वासुदेव सर्वम सिया राम, मैं सब जग जानी, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। तो सबके भीतर अपना ही स्वरूप देखते हैं। द्वितीयाद भयमस्ति, जो डरते हैं, डराते हैं, गुस्सा करते हैं, दुखी रहते हैं, नाराज रहते हैं, उनका भी बीपी बढ़ता है। तो आज हम किसी भी कारण से बीपी बढ़ रहा हो, फिर परिवार में, घर में झगड़ा, लड़ाई झगड़ा हो जाए, व्यापार में घाटा हो जाए, जिंदगी में उथल पुथल हो जाए, उससे भी बीपी बढ़ता है। इसलिए समत्वम योग उच्यते, समता में रहना चाहिए, निर्भर रहना चाहिए और निर्वैर रहना चाहिए, तो बीपी अपने आप ही ठीक रहेगा। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और इसी के साथ प्राणायाम कर ले। और अब आसन बताते, देखो 5 आसन बीपी के लिए। जी मेरी बहन। आसन तो आप बता ही रहे हैं, उसके साथ साथ मैं पहला विषय भी शामिल कर लेती हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि जीवन आदमी को सेहतमंद जीना चाहिए, और अगर हम सेहतमंद होकर अपना जीवन गुजारेंगे, रोगों से दूर रहेंगे, तो वो लंबा भी होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि बीपी को कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि बीपी हाई होने का मतलब दिल, दिमाग, किडनी, हड्डियों और आंखों पर बढ़ा हुआ खतरा। तो सबसे पहले बीपी को कंट्रोल करने के जो आप उपाय बता रहे हैं, उसमें आसनों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, आसनों की कड़ी में 5 आसन बताते हैं बीपी के लिए, जो सब कर सकते हैं। एक आसन का नाम है, ऐसे वज्रासन में बैठ गए और आगे झुक गए। अब आगे झुक करके प्रातः काल उठ के, रघुनाथा माता पिता गुरु नावही माथा, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। इसके 2 तरीके, एक तो ऐसे घुटने पास में और आगे झुक गए और झुक करके रुक गए। दूसरे में घुटनों में फासला कर लिया और थोड़ी ऐसी टिका दी, छाती में ऐसी टिक गई, ऐसे रुक गए थोड़ी देर। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से बीपी नॉर्मल होता है। एक तो ये शशकासन, और जिनसे बन पाए वो सुप्त वज्रासन ऐसे कर ले, तो फिर उनको मुक्तावटी बीपी ग्रिड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, न सिंथेटिक दवाओं की और न आयुर्वेदिक दवाओं की जरूरत पड़ेगी। नेचुरली, नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक उपाय, नेचुरल जस्टिस, नेचुरल ट्रीटमेंट, ये सबसे बेस्ट माना गया है। फिर आम फुट ही बात, वाटर थेरापी, बाथरूम में करीब 10 मिनट, 5 से 10 मिनट सिर के ऊपर पानी पड़े, उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। लो, ये वाटर थेरापी करना है। नहीं तो अपनी टंकी खोल के रख लो। कई बार मैंने दिखाया भी है योग काम निरामय पतंजलि वैन्यास में, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, आगे पीछे झुकने से बीपी नॉर्मल रहता है ऐसे। अब देखो, एक तो ये तरीका बताया, दूसरा तरीका है उल्टे लेट गए। उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट के मरकटासन करने से बीपी नॉर्मल रहता है। बीपी होता कब है? बीपी होता है, जैसे मैंने बोला, पित्त बढ़ने से बीपी होता है, गुस्सा बढ़ने से बीपी होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी होता है, वेट बढ़ने से बीपी होता है, कर्ज बढ़ने से बीपी होता है, नींद पूरी ना आने से बीपी होता है, मन दुखी होने से, मन अशांत है, उथल पुथल मची हुई है, उधेड़ बुन आपाधापी मार धाड़ मची हुई है, उससे बीपी होता है। तो इन सब चीजों को भी ठीक करना पड़ेगा। इसलिए केवल दवा समाधान नहीं है। जो दवा के गुलाम बन करके सिंथेटिक दवाइयां खा खा करके रोगी, दुखी, दरिद्र, बेबस, लाचार, निस्तेज होकर के जी रहे, जागो इंडिया टीवी पर हमारे साथ योग करो। रोगी होके, दुखी होकर के, दरिद्र होके, अशांत होकर के, ऐसे बेचैन होकर के जीने से लाभ नहीं होगा। सुबह उठ करके, अब बताओ, जो भुजंगासन कर लेंगे बीपी तो नॉर्मल होगा ही होगा, 100 साल तक जवान बने रहेंगे। ऐसे कर ले, हमारे दिन में ज्यादा ही ताकत है, हमारे अमित भाई की तरह, ज्योत्सना जी की तरह। वो थोड़ा सा इसको और 10-20 बार से शुरू करके 50-100 बार तक भी ऐसे ले जा सकते हैं। ये तो और तरीका है। देखो
कितना अच्छा है। पहले ऐसे धीरे धीरे कर लेना, और जिनमें ज़्यादा ताकत नहीं है तो ऐसे कर लेने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम। आपने ठीक कहा, बीपी का प्रभाव आंखों पर पड़ता है। बहुतों की आंखों की रोशनी चली जाती है। बीपी से ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक होता है। बीपी से हार्ट अटैक होता है। बीपी से किडनियां खराब हो जाती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। और बीपी बढ़ने से कभी कभी तो ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक से मौत तक हो जाती है। इसलिए इसको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए एक तो ये अभ्यास, और साथ में मड थेरापी, मिट्टी का लेप लगा करके। अब तो धूप अच्छी आ गई, सुबह सुबह या दोपहर को या शाम को, जैसी जिसकी अनुकूलता हो। सांझ को मतलब सूरज ढलने से 1 घंटा पहले जरूरी है। माने सूरज ढलने से पहले मड थेरापी कर लें। जिनको जब समय मिले, हम तो सुबह दोपहर शाम तीनों बार करवाते हैं। तो मड थेरापी, वाटर थेरापी भी बहुत अच्छी है इसके लिए। और सबसे बड़ी बात है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अपनी जिंदगी को थोड़ा सलीके से जी लें। हाँ, इसमें मैंने सामने देखा, इधर जौ रखा है, जौ का आटा, जौ का दलिया, बड़ा अच्छा होता है बीपी के लिए। छोटी छोटी बातें, जौ का आटा, जौ का दलिया, घाट की राबड़ी और जौ का दलिया दूध में बनाओ तो स्वस्थ लोगों के लिए, और जिनका पित्त आदि बढ़ा रहता है और शरीर में उत्तेजनाएं हैं उसके लिए। और वह इसको छाछ में भी बनाओ तो बहुत जबरदस्त फायदा करता है। छाछ में भी नींद भी अच्छी आती है। जिनको नींद नहीं आती वो घाट की राबड़ी खाया करें। जो कि दलिये की राबड़ी बनाते, इसको छाछ में, पानी में, दोनों में मिक्स करके पकाते और फिर दही छाछ मिला करके इसको खा लेते हैं। स्वामी जी, दूध में भी पका करके खा लेते हैं। धीरे धीरे पकाएं इसको। तो ये छोटे छोटे उपाय, नींद भी अच्छी आ जाएगी। फिर प्याज का भी प्रयोग कर लेना, तो नींद पूरी ना आने से भी बीपी बढ़ता है। मेरे भाई कुछ कह रहे थे अमित जी। कि स्वामी जी, आप जो उपाय बता रहे हैं, मकरासन, भुजंगासन और सलभासन बड़े अच्छे हैं बीपी के लिए। अब स्वामी जी, आपने जो उपाय बताया, देखिए उपाय तो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप भारत के धरती पर हैं, इसीलिए सबके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अब ठीक है, इंटरनेट के जरिए दूसरे मुल्कों के लोग भी देख रहे हैं, लेकिन जो आबादी है और जो एक स्टडी हुई वो तो ये बताते हैं कि 800 करोड़ से ज्यादा की जो पूरी आबादी है उसमें करीब 450 करोड़ लोग स्वामी जी ऐसे हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे से बाहर हैं। अब मुझे लगता है कि उनको आपकी ही जरूरत है। ऐसे में स्वामी जी, जरूरी ये हो जाता है कि योग आयुर्वेद के जरिए अपनी हिफाजत करें और बीमार कम पड़ें, इसलिए भी योगाभ्यास होना चाहिए। हम तो कह सकते हैं कि भारत के 140 करोड़ लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपके जरिए उन तक वो चीजें पहुंच रही है, यानी कि योग आयुर्वेद के वो नुस्खे पहुंच रहे हैं, वो उपाय पहुंच रहे हैं, जिससे वो अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। देखो, ये जो आपने बात कही है, इसलिए मैं बार बार कहता है तो योगा फॉर प्रिवेंशन। मेडिकल साइंस के जो बड़े 9 गोल है ना, उसमें से 1-2 पर ही बेचारे काम कर पा रहे हैं, वो भी लटक पटक करके। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक्यूट मैनेजमेंट, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, सस्टेनेबल हेल्थ, एंड एक और बड़ा उद्देश्य है, हेल्थ फॉर ऑल। अब ये सारी चीजें केवल जो ताना बाना ढांचा बना रखा है मेडिकल सिस्टम का, उससे उपलब्ध नहीं करा सकते। मैं कहता हूं स्वास्थ्य सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। हमने एक दिन विषय रखा था, WHO से लेकर के पूरी दुनिया की पंचायतें, UNO सब मानते हैं, हमारा आरोग्य हमारा मौलिक अधिकार है। जो हमारे जीवन के जो मूल अधिकार है उनमें से स्वास्थ्य है। इसको केवल जांच पड़तालों पर और अनावश्यक जांच, अनावश्यक दवाइयां, अनावश्यक ऑपरेशन, अनावश्यक हॉस्पिटलों में एडमिशन बहुत जरूरी होने पर ये सब ताना बाना ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मेरी तरह से रहो ना भाई, अमित जी की तरह, ज्योत्सना जी की तरह रहो ना, कि हॉस्पिटल की जरूरत ही ना पड़े, बीपी शुगर हो ही नहीं। तो इसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, रोगी होना ही नहीं। मैं यदि एक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गैस, एसिडिटी, अनिद्रा, फिजिकल मेंटल हेल्थ की बात करोगे तो 100 में से 99 बीमार, 100 में से 99 बीमार, फिर भी मेरा देश महान। कहाँ भाई हो गया रे, सब गड़बड़ काम, ये गड़बड़ घोटाला है। तो देखो, योग करेंगे तो प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी हेल्थ, आपको बीमारी होगी। एक बार ब्रेन स्ट्रोक, एक बार हार्ट अटैक, एक बार कैंसर, एक बार आपको लिवर किडनी में प्रॉब्लम आ गई तो दोबारा से वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो। तो ये मरकट आसन बहुत जरूरी है, ये पवन मुक्त आसन, ये इस सब बीपी के लिए बता रहा हूँ। सेकेंडरी हेल्थ,
एक्यूट मैनेजमेंट, मैंने पैरालिसिस से लेकर के ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से लेकर के अलग अलग बीमारियों के लिए एक्यूट मैनेजमेंट के भी तरीके बताए हुए। बीमारियों का कंट्रोल, बीमारियों का क्योर, रिहैबिलिटेशन, पैलिएशन, सस्टेनेबल हेल्थ। वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, ऑल टाइप ऑफ हेल्थ वी आर अचीविंग थ्रू योगा। तो इसलिए मैं इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ की बात करता हूँ, और हेल्थ फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। योग करेंगे तो इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम करने का, या पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करने का कोई रॉयल्टी ये स्वामी रामदेव को, या इंडिया टीवी को, या अमित जी को, या ज्योत्सना जी को, रजत शर्मा जी को नहीं देना पड़ेगा। ये मामला बड़ा जोरदार है। स्वामी जी, एक चीज़ मैं आपसे मतलब शेयर करता हूँ कि जो मैंने खुद महसूस किया, लोग जो जिम जाते हैं या हम विदेशों में भी देखते हैं, जिम जाने का जो कल्चर है वो आपके बॉडी को बिल्ड करता है, मसल को बिल्ड करता है, लेकिन वो कभी भी आपको आरोग्य की ओर नहीं लेके जाता है, यानी कि बीमारी से दूर नहीं करता है। जबकि योग में लगातार मैं देख रहा हूँ, मैं खुद भी इसको जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके साथ लगातार पिछले 4 साल से, ये कहीं ना कहीं आपको रोगों से दूर करता है। मुझे लगता है शायद एकमात्र योग ही एक ऐसा उपाय है या फिर जरिया है जिसके जरिए आप अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं, रोगों से दूर रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर, सिम्टम्स को, सिस्टम को, बॉडी, माइंड, सोल को एक साथ इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। बस जिनको बीपी है उनको ये सर्वांगासन और शीर्षासन नहीं करना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रोज की प्रैक्टिस में ये भी हमने सम्मिलित कर लिया। वैसे ठीक होने के बाद बीपी वाले भी कर सकेंगे, नहीं तो कोई एक बहन आई हरियाणा से, बोले बाबा जी मेरे को तो बीपी रहता था, मैंने पहले तो योग थोड़ा थोड़ा किया और बाद में तो शीर्षासन तक पहुंच गई, अब तो मैं शीर्षासन भी कर लेती हूँ। लेकिन बीपी जिनको है, जिनको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, उनको ये शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना, ये मैंने इसलिए कहा। कई बार लोग सोचते हैं अरे भाई जो है हम तो इससे वंचित ही रह गए, कोई बात नहीं। तो आपने जो कहा, देखो वापस मैं उसको दोहरा रहा हूँ। देखो, दौड़ना, घूमना फिरना, खेलना, गेम्स, अलग अलग सारी फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, और आप खुद भी जिम के बड़े शौकीन रहे हैं, लेकिन आप देखो तो सही, स्वामी रामदेव की फिटनेस देखो और आप अपनी देखो। अब जिम के साथ आपने एड ऑन कर लिया योग को, अब योग ज़्यादा हो गया, आपका जिम जो है वो 10-20 पर आ गए, 80% आपका योग में आ गया। देखो योग करो तो योग में देखो, आपके पैरों से लेकर के, आपके पीठ से लेकर, जंघाओं भुजाओं से लेकर के पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखो। आप सूर्य नमस्कार कर दिया आपने, अब देखो पूरा शरीर सद गया। अब ये बीपी वालों के लिए भी बड़ा अच्छा है, बीपी वाले भी सूर्य नमस्कार ऐसे होले होले करें जैसे मैं कर रहा हूँ। अब जब ऐसे करेंगे तो क्या गजब की हेल्थ मिलेगी आपको। तो योग इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा तत्व है, इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, इसमें फिटनेस भी है, इसमें सत्यम शिवम सुंदरम, जीवन का सौंदर्य भी है, आपका स्वास्थ्य, आपका सौंदर्य, एक जैसे कहते हैं ना आइडियल हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ पूरी मिलेगी आपको। ये कोई दवा और ट्रीटमेंट नहीं है, कितनी आसानी ये है जीवन जीने का सलीका और तरीका। मेरी बहन ज्योत्सना जी, कि योग को सिर्फ करना नहीं है, 1 घंटे योग की प्रैक्टिस नहीं करनी है, बल्कि इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है, इसके 8 आयामों को फॉलो करना है, जिसमें आसन, प्राणायाम, जीना है, योग को जीना है, शिष्टाचार सब कुछ शामिल है। स्वामी जी, अब अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं और मैं एक और स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। देश में हुई ICMR की इस रिसर्च के मुताबिक देश की 18 से 54 साल की उम्र की आबादी में 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी बीपी चेकअप ही नहीं करवाया, बीपी का टेस्ट ही नहीं करवाया। स्वामी जी, क्या ये गलती बीपी के मरीजों को बढ़ा सकती है, संख्या में इजाफा कर सकती है? और अगर बीपी चेक ना कराएं तो वो कौन से लक्षण हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके घर में ही पता लगा सकते हैं कि बीपी हाई हो रहा है या बीपी लो हो रहा है? क्या हमारी बॉडी ऐसे कुछ सिग्नल्स देती है? बहुत अच्छी बात कही है। ज्यादातर लोग बीपी चेक ही नहीं कराते जिंदगी में। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी अपने हाथ में पट्टा बंधवाया ही नहीं, मशीन लगवाई नहीं बीपी चेक कराने वाले। और गांव में तो यह आबादी 80% तक है, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 70, 80% तक। हम तो अपने
माता पिता दादा दादी नाना नानी को देखते थे, एक बार भी कभी बीपी चेक नहीं करवाया। अब जा कर के जब माता पिता की आयु 75-80 आ गई, तब जा कर के हमने कहा भाई करवा लो, कोई बात नहीं। तो पहली बात तो अभी बीपी चेक करवाना ये कोई गलत बात नहीं है। कोई बीमार होकर के बीपी चेक नहीं करवाया जाता है, पहले से करवा सकते हैं। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन भी ये बीपी को रेगुलेट करने में, मन को नियंत्रित करने में बड़े मदद कर रहे हैं, इसलिए इनका अभ्यासों को भी मैं कर रहा हूँ। अब जिनको बीपी नहीं है वो भी बीपी चेक करवा ले। जैसे मुझे बीपी नहीं है फिर भी मैं तो चेक करवा लेता हूँ। अब मेरा बीपी अधिकतम 80-120 और नहीं तो एवरेज मेरा बीपी रहता है 70-110। अब जिनको बीपी है वो भी लोग बीपी चेक करवाने के बावजूद भी, जिनको बीपी है वो आधे लोग एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयां नहीं खा रहे हैं, तो फिर लेकिन वो आयुर्वेद का भी प्रयोग नहीं कर रहे, योग भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको भी दिक्कतें होती हैं। तो मैं नहीं कहता कि मुक्तावटी और बीपी ग्रिड जो आयुर्वेद की औषधियाँ खाओ वो सिंथेटिक दवाइयों से ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ योग को अपनाओ, जीवन शैली में निसर्ग को, प्रकृति को सम्मिलित करो। अब देखो जो हमारे साथ ऐसे ये वृक्षासन कर लेंगे, जो कुछ नहीं तो बस थोड़ा थोड़ा ये दो अभ्यास, एक तो ये और एक ये दो अभ्यास तो मैं हमेशा ही करने के लिए कहता हूँ। और जो है ऐसी शरीर सौष्ठव के लिए जो भी हमारे भाई अमित जी कह रहे थे, एक ये और एक ये दो अभ्यास में हमेशा करने के लिए कहता हूँ। तो मैं सभी से कहूंगा बीपी जरूर चेक करवा लिया करें, और जिनको बीपी है वो भी चेक करवा लिया करें। आधे तो उसमें भी चेक नहीं करवाते, बीपी होने के बावजूद भी डरते रहते हैं और चेक करवाने के बावजूद दवा भी नहीं खाते, बहुत लापरवाह, इग्नोरेंस बहुत है लोगों में। तो मैं तो चाहता हूं सब जागरूक बने। हमारी अजागरूकता के कारण से हम बीमार होते हैं, गुलाम होते हैं, दुखी दरिद्र होते हैं, बेबसी की, लाचारी की, बदहाली की, अपमानित जिंदगियां जीते रहते हैं। पता नहीं किस किस तरह से लोग दुखी होकर के जीते रहते हैं। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन तो अच्छे हैं, तो रोज करते हैं, इनको भी कर लेते हैं थोड़ा। स्वामी जी मेरे भाई, वैसे भी आज हम बीपी का जिक्र तो कर ही रहे हैं, विषय पे बात हो रही है, तो जो गर्मी बढ़ती जा रही है अब उससे क्या होगा कि बीपी हाई होने के केसेस कैसे रोकें, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, बीपी हाई होगा। अब उपाय आप ही बताएंगे कि गर्मी में हाइपरटेंशन के शिकार लोग ना हो। और साथ ही स्वामी जी ना सिर्फ मौसम बल्कि माहौल भी चुनावी है, बहुत गर्मी है, लोग प्रचार के लिए निकलेंगे, बहुत जल्दी बीपी बढ़ेगा, उनके लिए भी आपके नुस्खे बहुत काम आएंगे। चुनावी गर्मी, ये भी गर्मी, और इस बार गर्मी भी ज्यादा, ऊपर से चुनावी गर्मी, और वो भी केंद्रीय चुनाव, दिल्ली के चुनाव की गर्मी, और गर्मी में गर्मी डबल हो गया स्वामी जी इस बार, हालत खराब, दौरी मारे। तो एक तो देखो इसमें एक तो जब ये मार ज्यादा ही बढ़ रही है और बीमार ज्यादा हो रहे हैं लोग, तो पसीना बहुत आता है, तो पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर अवश्य पिए। और भाई पानी अकेला पीना ये तो बहुत साधारण सी बात है, समझदारी की बात तो यह कि नींबू पानी पिए, नारियल का पानी पिए, इसमें थोड़ा सा जो है गुलाब का शरबत, खसखस का, बेल का शरबत बना करके पी ले। और पानी भाई अकेला पानी भी क्यों, पानी में थोड़ा सा दही छाछ मिला करके छाछ बना करके पी लो, तो छाछ पी ले। और छाछ ही क्यों पिए भाई, उसमें जौ का दलिया, इसकी राबड़ी बना करके ही पी लो। तो अकेले पानी पीने वाले साधारण लोग हैं, उस पानी के अंदर जौ का दलिया उबाल करके राबड़ी पीने वाले, दलिया पीने वाले समझदार लोग हैं। उस पानी के अंदर नींबू मिलाने वाले, उस पानी के अंदर थोड़ा गुलाब की पत्तियां मिला दी, तो शहद मिला, चीनी मत मिलाना, हाँ। और तो पानी की कमी ना होने देना। फिर पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, तो मैंने लौकी का भी प्रयोग बताया। पित्त के लिए अंकुरित खाएं, अंकुरित फल खाएं, अंकुरित ड्राई फ्रूट्स खाएं, सलाद ज्यादा खाएं, खरबूजा, तरबूजा, ये सब, लौकी, तोरई, इनका ज्यादा प्रयोग करें। तो एक तो गर्मी में पानी पूरा पिए और पित्त ना बढ़ने दें, एसिडिटी ना बढ़ने दें। बहुतों को एसिडिटी, बहुतों को दस्त, बहुतों को कब्ज हो जाता है। कब्ज है तो अभयारिष्ट, शुद्धि चूर्ण,
त्रिफलाचूर्ण और सहज उपाय हम बता, और खाना चबा चबा करके खाएं। जैसे हमने पूज्य स्वामी गोविंद देव जी महाराज जी का कल उदाहरण दिया था, कम से कम वो आधा घंटे में भोजन करते हैं। तो हमारे साथ प्रसाद पा रहे थे, बोले स्वामी जी देखो हम थोड़े से खाने में धीरे वाले हैं, हमारी स्पीड थोड़ी इसमें बहुत ही कम है। मैंने कहा महाराज यही तो मर्म है भोजन का, तो भोजन चबा चबा करके खाएं। जिनका पेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहता है थोड़ा अनार का प्रयोग किया करें। अब ये अनार जो है ना ये अच्छा आता है गर्मियों के अंदर, लेकिन ये पेट के लिए परम औषधि है जी। तो अनार का प्रयोग, अंकुरित का प्रयोग, सौंफ का पानी पी लें, ये बड़ा ठंडा होता है। एलोवेरा का को पानी में डाइल्यूट करके सामान्य पानी के अंदर, घड़े के पानी के अंदर, तो बाकी पित्त का भी प्रशमन हो जाएगा इससे। और जिनको कॉन्स्टिपेशन उनका तो बता ही दे, कोलाइटिस वालों को छाछ के अंदर थोड़ा जीरा से नमक और थोड़ा उसके अंदर इसब गोल डाल करके लें। बेल का प्रयोग करें, पका हुआ केला, उबला हुआ सेव, ये और कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोगिट, तो ये तो कोलाइटिस के लिए औषधियाँ हैं सो हैं। तो ये देखो सहजता से गोमुखासन करते, कोई भी योगासन हो, कोई भी प्राणायाम हो, सरसकम आसन, आसन की परिभाषा ही यही की महर्षि पतंजलि ने, सरसकम आसन प्रयत्न शैथल्यानंत समापत्ति भी। हम योग की परिभाषा की, योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में, अपने निजता में रहना। आदमी अपना आपा खो देता है, उसी से बीपी हो जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते थे भाई अपना आपा मत खो। महर्षि बुद्ध, भगवान बुद्ध कह रहे अपदीपो भव आत्मदीपो भव, अपने स्वरूप में जियो भाई। और अब जो अपने जो अंदर के और बाहर के जो शत्रु है उनसे भी सावधान रहो, शत्रु बोध भी होना चाहिए। और उसी को भगवान महावीर कह रहे जो हिंसा के परम उपासक है, ओम नमो अरिहंताणम, अरियो का हनन करो तब सिद्धत्व पाओगे। ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो ओवज्जायाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। तो खैर, तो ये भाई देखो और कुछ नहीं, गोमुखासन बिना हो भाई तो ये तो कर लो जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, अमित जी, कुछ विषय छूट गए हो तो ले लो। बिल्कुल स्वामी जी, आप खाने पीने की बात कर रहे थे, नवरात्र भी चल रहे हैं, आज दूसरा नवरात्र है और इस दौरान कुछ लोग संयमित होकर खाते हैं, लेकिन कुछ लोग व्रत के नाम पर फलाहार में इतना कुछ खा लेते हैं कि उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है, जिसका असर सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी पड़ता है। कुछ लोग प्रोसेस्ड फूड और तला भुना खाते हैं, आजकल तो पैकेट में भी व्रत के बड़े आहार आने लगे हैं जिससे बीपी हाई होता है। स्वामी जी, व्रत में लोग पानी भी कम पीते हैं और कई बार तो भूल जाते हैं, इससे बीपी डिप भी हो सकता है। तो ऐसे में व्रत में ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए, ताकि ना वो हाई हो ना वो लो हो, खान पान कैसा होना चाहिए और कितने अंतराल में कब कब वो खाना खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं? ये जो बाजारवादी व्यवस्था में बताओ, फलाहार भी अब पैक्ड खाने लग गए। अरे भाई, इससे अच्छा तो अपने दाल रोटी सब्जी खा लो। जो पैक्ड फलाहार खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फलाहार खा रहे हैं, ना तो इससे तुम्हारा देह प्रसन्न होगा, ना तुम्हारा तन, न मन, न आत्मा, न परमात्मा। इससे भगवती देवी महिषासुर मर्दिनी तो कतई प्रसन्न नहीं होगी। तो जो है माँ भवानी दुर्गा का आशीर्वाद पाना है नवरात्र में, तो भाई ये पैक्ड फूड खाना बंद करो, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि देखो, ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन के साथ ही अभ्यास भी कर लिया करो। इस एक ही अभ्यास से लीवर भी, स्प्लीन भी एक साथ ठीक हो जाती है। देखो हम तो यहाँ पर भी, जहाँ पर भी रहते हैं हरिद्वार में और यहाँ दिल्ली में भी, देखो गाय हमारी यहीं पर है। हम गौ माता को सुबह रोटी देते हैं, गौ माता का दर्शन करते हैं, गाय का ही दूध, गाय का ही दही, छाछ, गाय का ही घी खाते हैं। और प्रोसेस्ड का तो मतलब नहीं। हम भी उपवास कर रहे हैं और हमारा उपवास करते समय पेट देखो, देखो पेट की चक्की कैसे घूम रही है स्थित कोणासन में, एकदम फर्स्ट क्लास। तो भाई ये प्रोसेस्ड फूड खाना बंद करो। उपवास में दूध पियो, दूध में थोड़ा हनी मिला लो। कमजोरी है तो हनी भी हम सबको शुद्ध उपलब्ध करवाते हैं, और कमजोरी है तो च्यवनप्राश और ये बाल प्राश तो बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको कमजोरी रहती है तो ये खा लिया करो। ये च्यवनप्राश और ये हनी ये उपवास में भी खाया जा सकता है। चीनी ना खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। और ये जो
फलाहार के नाम पर कुट्टू, सिंघाड़ा, राजगीरा, चौलाई का हलवा, पकौड़ी, पूड़ियाँ तली हुई और साबूदाना भी थोड़ी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। रात को भिगो करके और सुबह थोड़े से गाय के घी में उसको हल्का सा छोंक लगा करके और थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। स्वामी जी, जो डायबिटीज वाले हैं वो भी खा सकते हैं 2 से 3 टाइम होते हैं साबूदाना? मैंने कहीं पढ़ा है स्वामी जी कि साबूदाना खाने से शुगर का लेवल, ग्लूकोज 2 बढ़ता बार ही है, खाना शुगर चाहिए। बढ़ता है। और स्टार्च उसमें ज्यादा है, ग्लूकोज उसके अंदर ज्यादा है। आलू में, एक तो आलू बहुत खाते हैं लोग, आलू भी मैंने कल कहा था तल करके नहीं खाना, उबाल करके भी नहीं, भून करके खाएं शकरकंदी की तरह। तो वो कंदमूल जो है ना, पहले ऋषि मुनि खाते थे, उसका गुण धर्म बिल्कुल अलग होता है। अब आप बादाम, अखरोट और जो है ये चिलगोजा, पिस्ता आप ऐसे ही खाओ, एकदम शरीर उबलने लगेगा, पित्त बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, शरीर में गर्मी लगेगी, पसीना आएगा। इसी को भिगो करके खा लो, पित्त का प्रशमन हो जाएगा, बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में अनुपान है, सहपान है, किसी भी पदार्थ का, प्रकृति का, जड़ी बूटियों का जो मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, उसके बारे में जो वर्णन है ना, वो बहुत ही साइंटिफिक है। तो खैर, तो मैं कह रहा था साबूदाना हो या आलू हो, और मैं कहता हूँ आलू की सब्जी क्यों भाई, अब आलू दरअसल ना घी के साथ बड़ा टेस्टी हो जाता है, और उसको भी फिंगर चिप्स बना करके खाते। लो बोला हमने तो सेंधा नमक डाला, अरे नमक नमक होता है। पहली बात तो यह है कि समुद्री नमक उपवास में नहीं खाते, उसके अंदर बहुत प्रकार की गंदगी, अशुद्धि के कारण से वो सोल्ट से जो है, जो रॉक सोल्ट होता है, नैसर्गिक होता है, इसलिए उसको खाते हैं, वो भी कम खाया करो। और इसमें भी काला नमक नहीं खाया जाता उपवास में, सेंधा नमक की चुटकी भर खाना है, और उसको भी जो चम्मच भर भर के ढालते रहते हैं। ये सब आड़ कबाड़ बंद करना पड़ेगा। और भाई लौकी, तोरी और तमाम तरह की सब्जी है ना, वो खाए ना। आलू के क्यों, आलू को के पीछे पड़े हुए, साबूदाने के क्यों पीछे पड़े हुए? तो सामक के चावल भी वो फलाहार के अंतर्गत आते हैं। तो फलाहार में ये जो थोड़ा चेंज करने से ना, एक तो न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो जाती है, और ये जो सिंघाड़ा है, चौलाई है, ये सारी चीजें है ना, इनमें कैल्शियम की मात्रा, आयरन की मात्रा, ये जो फलाहार वाले तत्व है ना, बड़े अच्छे हैं। तो फलाहार करने वालों को फिर शरीर में कुपोषण भी नहीं होगा, किसी प्रकार की फिजिकल डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। उपवास के साथ उपासना करते हैं तो इमोशनल डेफिशिएंसी भी नहीं होती। मेरे भाई अमित जी, कितनी अच्छी चीज़ है कि आप बता रहे हैं कि उपवास में भी अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करके चलें, तो मुझे लगता है कि आने वाले पूरा साल कितना अच्छा आपका स्वस्थ में रहेगा, यानी कि हेल्दी गुजरेगा। अब एक और स्वामी जी, हम विषय को जोड़ लेते हैं इसमें, क्योंकि हाइपरटेंशन के कुछ साइड इफेक्ट्स की हम बात करते हैं। हाइपरटेंशन से हड्डियों पर भी खतरा बढ़ जाता है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। स्वामी जी, कैसे होता है? हड्डियां वक्त से पहले कमजोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत आ जाती है। आखिर हड्डियों से बीपी का कनेक्शन स्वामी जी, ये समझ में नहीं आया, और बचना है तो कैसे बचे? ब्लड सर्कुलेशन जब आपके 1 लाख किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉपर नहीं होगा, और जो है उसको पूरा पोषण नहीं मिलेगा, हड्डियों को ऑक्सीजन तो ये तो जीवनीय तत्व है हमारा। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन से लेकर के पूरा जो एक एक सेल का ताना बाना है ना, वो ऑक्सीजन से चलता है। तो ब्लड प्रेशर वालों को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, इसलिए मैंने शुरू में बताया था अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी करें। सुबह सुबह 1 घंटा धूप में बैठे, और दूध का, दही, छाछ का प्रयोग पूरा करें। और अभी उपवास के दिन चल रहे हैं, चलो इस समय तो मैंने कहा ना, कैल्शियम सबसे ज़्यादा रिच होता है सिंघाड़े में। सिंघाड़ा और चौलाई की रोटी खाएं, सिंघाड़ा चौलाई की रोटी खाएं, और सिंघाड़ा तो फ्रेश भी मिल जाता है, तो फ्रेश खाया करें, उससे हड्डियों की कमजोरी नहीं होगी। कैल्शियम बोन हेल्थ भी हम प्रोवाइड कराते हैं। दूध, दही, छाछ में सर्वाधिक कैल्शियम होता है, यह भी मैंने बताया। और इसके लिए कपालभाति पूरा किया करें, इससे फिर कैल्शियम जो खाते हैं वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और उसमें फिर किसी न किसी रूप में आंवले का जो जूस है ना, ये बड़ा अच्छा होता है। आंवले का जूस, इसमें विटामिन सी भी मिल जाता है, और शरीर के अंदर ये आंवला जो है, या विटामिन जो सी होता है नैसर्गिक,
वो सब प्रकार के, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे और दूसरे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, विटामिन मिनरल्स हो, उनके एब्जॉर्प्शन का काम बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए आंवला एलोवेरा तो हमने लोगों की दिनचर्या में सम्मिलित कर दिया है। तो जो आंवले का सेवन करेंगे, प्राणायाम करेंगे और सिंगाड़ा और चौलाई का सेवन करेंगे, उनकी हड्डियों की गारंटी है 100 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा, फौलादी रहेंगी हड्डियाँ। शमशान में भी जलाने में ज़्यादा लकड़ी लगानी पड़ेंगी, इतनी मजबूत हड्डियाँ हो जाएंगी। अमित जी, स्वामी जी, हाइपरटेंशन के अलग अलग शिकार की हम बात कर रहे हैं, तो जो अगला प्रहार हाइपरटेंशन करता है वो किडनी और लिवर पर करता है। हाई बीपी के मरीजों में किडनी फेल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, लिवर की हेल्थ बिगड़ने लगती है। तो लिवर किडनी को तंदुरुस्त रखने के लिए भी आप 3 योगाभ्यास का एक पैकेज करा दीजिए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन पहले बता ही चुका। मंडूकासन और योग मुद्रासन बैठ करके, लेट करके पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा कर ले, सहजता से कपालभाति कर ले। लीवर के लिए लीवोग्रिट, लीवामृत या सर्वकल्प का काढ़ा, भूमि आंवला, पुनर्नवा या मकोई का प्रयोग, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी का प्रयोग, ये 3 अभ्यास तो मेन है। और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अभी लीवर के साथ किडनी के लिए बता देता हूँ। जो धनिया, कुलथ, गोखरू बहुत ही जबरदस्त है। पंचतृण में ईख से लिवर भी अच्छा होता है, किडनी भी अच्छी हो जाती है। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली प्रयोग किए जाते थे, हमने रीनोग्रिट बनाई। ट्राइघन, कोरिघन भी, ट्राइघन जो है हमने गोखरू से और कोरिघन धनिये के एक्सट्रैक्ट से बनाई। ट्राइघन, कोरिघन जिनको ये उबालना, काढ़ा बनाने में, कसाई बनाने में काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं, तो ट्राइघन, कोरिघन खाली पेट ले लें। रीनोग्रिट, और रीनोग्रिट में सब कुछ है। और खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, नीम और पीपल के पत्तों का रस अप्रतिम है। ये किडनी के लिए वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन भी बहुत अच्छे। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कई बार कमजोरी की वजह से न भी कर पाए, तो ये तो कर ही लेंगे सभी मेरे भाई। तो स्वामी जी भी पूरी परफेक्ट रहेगी, ज्यादा नमक का सेवन ना करें। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आपने अच्छी चीजें बता दी। खासकर जो लोग उपवास कर रहे हैं खास तौर पे ध्यान रखेंगे। ये जो नमक का जो आपने जिक्र किया ना अलग अलग तरीके से, यही मुझे लगता है बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्वामी जी, आपके आसपास ना एक झलक मिली थी मुझे, कुछ रखा हुआ है, खाने पीने की चीजें हैं, अब नजर तो उधर जाएंगी। तरबूज दिख रहा है स्वामी जी, अब क्या ये भी ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने में मदद करता है? जब तक आप हमें ये बताएंगे, मैं दर्शकों को ये बता देता हूँ कल किस विषय पे आप बात करेंगे। थकान, कमजोरी, बैक पेन, पेट दर्द, फास्टिंग से क्योर किडनी प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन से पथरी का डर, कैसे खत्म होगा यूरिन इन्फेक्शन, व्रत और योग की शक्ति, हेल्दी किडनी की रामबाण थेरेपी, भीषण गर्मी और नवरात्र के व्रत में कैसे रखें किडनी का ख्याल, बताएंगे कल सुबह 7:56 पर स्वामी रामदेव इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, तरबूज की बारी है। तो देखो, एक तो हाँ, तरबूज जो है जिनमें ज्यादा ताकत होती है, मैंने सुना हो तो ऐसे हाथ मार करके तरबूज फोड़ देते। फोड़ तो हमने भी दिया, फोड़ दिया स्वामी जी। क्या बात है, क्या बात है। ये ऐसे जो है ऐसा लग रहा है चाकू से काटा है, परफेक्ट कटा है। ये तरबूज जो है ना बड़ा अच्छा है। तो ये बड़ा अच्छा है तरबूज जो है, ये आपके शरीर को अंदर से तर कर देता है, पित्त का प्रशमन कर देता है, पेशाब भी खुल के आएगा, डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा, बीपी नॉर्मल आ जाएगा। आंवले का जूस मैं पहले ही बता चुका। ये खस को रात को भिगोते, खस करीब आधी चम्मच, और 2-3 बादाम, 2-3 अखरोट, ये रात को भिगो दे, बादाम अखरोट, और फिर सुबह पीस ले। अकेला खस भी अच्छा है,
और इसको सुबह पी ले, पित्त का प्रशमन हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर के कारण से ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर जो दुष्प्रभाव है उसके लिए फिर मेधावटी, मेमोरी ग्रिट और न्यूरोग्रिट आपको अतिरिक्त लेनी पड़ेंगी। लास्ट ये लहसुन ऐसे इसको गाय के घी में भून करके बताते, इसका उससे फिर दुर्गंध, इसकी तामसिकता, तीक्ष्णता भी दूर हो जाती है। इससे रात को भिगो दे, छोटे छोटे पीस करके, छोटे छोटे झीने झीने टुकड़े करके चाकू से रात को इसको भिगो दे, सुबह उसका पानी फेंक दे और इसको निकल जाए। इससे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, हार्ट भी नॉर्मल, ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल, और इससे ब्लड प्रेशर में, उच्च रक्तचाप में अति विशेष लाभ होगा। और तो स्वामी आज की रोगोपचार में इतना ही। अब समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी, इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।